विशेषज्ञों के अनुसार चूंकि त्योहारों का मौसम शुरू हुआ है, ऐसे में पाबंदियों में छूट और उत्सव व खरीदारी के लिए बाहर निकलने वाले लोगों द्वारा उपयुक्त व्यवहार नहीं किए जाने से कोरोना संक्रमण दर में और वृद्धि होने की आशंका है। विशेषज्ञों ने कहा कि छूट आवश्यक थी क्योंकि पिछले साल मार्च से लोग घरों में थे। साथ ही उन्हें वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ा रहा था। जीवन और आजीविका महत्वपूर्ण है, आत्मरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल पिछले महीने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इसमें कहा गया था कि भविष्य में प्रति 100 कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी होगी। इससे पहले नीति आयोग की ओर से सितंबर 2020 में दूसरी लहर से पहले भी अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह अनुमान उससे कहीं अधिक है। तब नीति आयोग की ओर से गंभीर मध्यम गंभीर लक्षणों वाले लगभग 20% रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई गई थी। नीति आयोग का कहना है कि और भी बदतर हालात के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। आयोग ने एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केस का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि अगले महीने तक 2 लाख ICU बेड तैयार किए जाने चाहिए। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीकाकरण अभियान में तेजी के बावजूद दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका, ब्राजील और रूस एक बार फिर महामारी की नई लहर की चपेट में हैं। वहीं ईरान में एक दिन में रिकॉर्ड 684 लोगों की मौत हो गई है। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया के तमाम मुल्कों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। विश्व में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब कानपुर IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रो मनींद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लखनऊ आवास पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं हैं। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें।
मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूं। वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस के प्रबंध निदेशक सीईओ सलिल पारेख को नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल में जारी गड़बड़ियों को लेकर तलब किया है। वित्त मंत्रालय ने श्री सलिल पारेख, एमडी सीईओ इंफोसिस को वित्त मंत्री को यह समझाने के लिए बुलाया है कि नए ई फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च के 2.5 महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ियां क्यों हैं। जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा नारी सशक्तिकरण के दृष्टिगत मिशन शक्ति के तृतीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर विकासखंड फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर महिलाओं द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अगर अपराध करता है तो बहुत दूर की बात है, अगर ऐसी सोच भी रखता है, नियत भी रखता है, तो उसे भी अब समर्थन रहना पड़ेगा। और यदि कोई अपराध घटित होता भी है तो ऐसे अपराधी के विरुद्ध भी विधि व्यवस्था के अनुरूप जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाती है। हम लोग को पता है कि जब हम लोग की मॉनिटरिंग होती है, शासन में बैठकें होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो ये एक बहुत अहम बिंदु होता है जब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि जो महिला संबंधित अपराध है उसमें विवेचना वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है, उसमें विभिन्न माननीय न्यायालयों से समय पर आदेश पारित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उस संबंध में आपने क्या कार्रवाई की है, क्या आपने रणनीति अपनाई है, क्या आपने समन्वय बिठाया है विभिन्न स्तरों पर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यदि ये अपराध घटित होता है तो उस अपराधी के विरुद्ध ऐसी कठोर विधिक कार्रवाई हो कि एक उदाहरण जाए, एक संदेश जाए बाकी सभी को इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं कि वो ऐसी गतिविधियों से बचे। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है महिला सशक्तिकरण का। अगर हम महिला स्वावलंबन की बात करें तो आप देखेंगे कि उस दिशा में पिछले वर्षों में बहुत कार्रवाई हुई है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को महिलाओं के लिए खोला गया है जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या आज से पहले कभी कोई सोच सकता था? आज से 2 साल 3 साल पहले भी। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान की ओर देख रही है, पर तालिबान के खिलाफ एकजुटता नहीं दिखा रही है। अगर समय रहते तालिबान के खिलाफ सभी ने एकजुटता नहीं दिखाई तो यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की गीता कॉलोनी में मुहर्रम के मौके पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से 4 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के विरोध में सराफा कारोबारियों की टास्क फोर्स ने आज बंदी की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन शुरू से इस बंदी के समर्थन में है। कानपुर में ससुराल में युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप, साले ने धारदार हथियार से हमला कर की हत्या, पत्नी को लेने ससुराल गया था मृतक, युवक को शराब पिलाकर घटना को दिया अंजाम, आलाकतल समेत आरोपित गिरफ्तार, परिजनों ने चौकी का किया घेराव, बीगनू थाना क्षेत्र के सैनिक चौराहे की वारदात। जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार द्वारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दशक से सक्रिय है। हाल ही में हुई जांच में हुर्रियत पर टेरर फंडिंग में शामिल होने का पता चला है। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में 3 दिन में दूसरा हमला हुआ है। गिचिक इलाके में आतंकवादियों के एक हमले में पाकिस्तानी सेना के एक कप्तान की मौत हो गई है जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब सेना का वाहन आतंकियों की ओर से बिछाए गए आईडी से टकरा गया। आईडी से टकराने के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.